बच्चों, मनीष बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इससे पहली वीडियो में हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। अब देखिए, अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 के बारे में। और चैप्टर नंबर जो 3 है, क्योंकि हम नर और मादा युग्मकोद्भिद की क्रिया अपन पहले संपन्न करा चुके हैं, नर और मादा युग्मकों का क्या करा चुके हैं, निर्माण। अब जब नर और मादा युग्मकों का निर्माण हो जाता है तो उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, परागण। परागण के बाद होता है निषेचन। निषेचन के बाद होता है भ्रूण कोश, और जो भ्रूण होता है उसका डेवलपमेंट इस प्रकार होता है। इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंतर्गत क्या प्राप्त करेंगे, जानकारी। तो इसमें देखिए कितने टॉपिक हो गए हमारे पास, 4। सबसे पहला हो गया परागण, है कि परागण क्या होता है। परागण के बाद दूसरा अपना टॉपिक हो गया निषेचन, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो टॉपिक हो गया भ्रूण कोश है, और चौथा अपना टॉपिक हो गया क्या, भ्रूण। इनके बारे में इस चैप्टर में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है, परागण। अब देखो, परागण के बारे में आपको जानकारी देते हैं कि परागण क्या होता है। तो देखो कि जो परागकण होते हैं, परागकण जो होते हैं वो किसी माध्यम द्वारा, माध्यम क्या हो सकते हैं, आपके पास हो सकता है कीट, कीट के बाद हवा, हवा के बाद पानी, पानी के बाद क्या हो सकता है, पक्षी, पक्षी के बाद क्या हो सकता है, कोई भी जंतु भी हो सकता है। कीट, हवा, पानी, पक्षी, जंतु, इन सभी को अपन क्या बोलते हैं, कर्मक। क्या कह सकते हैं, कर्मक, या इनको भी अपन क्या कह सकते हैं, माध्यम के। परागकण पढ़ क्या रहे हैं, परागण, पॉलिनेशन अपन जो पढ़ रहे हैं। तो देखो, पॉलन ग्रेन जो होते हैं, परागकण जो होते हैं, किसी माध्यम के द्वारा, क्या चीज, परागकण, किसके द्वारा, किसी माध्यम के द्वारा। माध्यम क्या हो सकता है, कीट हो सकते हैं, हवा है, पानी है, पक्षी है, जंतु है, कोई भी इनमें से माध्यम हो सकता है। और इन माध्यमों के द्वारा ये परागकण कहां पर पहुंचते हैं, जो पुष्प होता है उस पुष्प की किस पर, वर्तिकाग्र पर, किस पर, वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। आया समझ में? कौन पढ़ के आ रहे हैं हम, परागण, पॉलिनेशन पढ़ रहे हैं। और पॉलिनेशन में क्या है, क्या हमको पढ़ना है, इसका मतलब है पॉलन ग्रेन जो परागकण होते हैं, वो परागकण किसी माध्यम के द्वारा कहां पर पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो क्रिया होती है वो क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। ठीक है। अब देखो, परागण को जो अपन पढ़ेंगे, कई प्रकार की अपने को कैटेगरी मिलेंगी, है कई प्रकार के। इसका मतलब है जो परागण वो कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पे अपन पढ़ते हैं वो होता है हमारा स्व परागण। कौन सा, स्व परागण, इसका मतलब है सेल्फ पॉलिनेशन। कौन सा होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। और दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे पर परागण, जिसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो कितने प्रकार का परागण हो गया हमारा, 2 प्रकार का। एक तो हो गया स्व परागण है, और दूसरा हो गया हमारा कौन सा, पर परागण है। और देखिए, अब हम पहले पॉइंट पर चलते हैं। और पहला पॉइंट हमारा क्या बता रहा है, स्व परागण के स्व परागण क्या होता है। तो स्व का मतलब होता है स्वयं, क्योंकि एक पादप जो होता है उस पादप की सभी जो कोशिकाएं होती हैं, उन सभी कोशिकाओं के लक्षण बिल्कुल कैसे होते हैं, समान। तो एक पादप पर उपस्थित सभी जो फूल होते हैं वो फूल भी बिल्कुल कैसे हैं, समान, क्योंकि कायिक हैं, सभी बिल्कुल समान हैं। सभी वो यदि समान हैं तो उससे ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। कैसे, जब किसी पुष्प के परागकण
या तो उसी पुष्प की वर्तकाग्र पर जाएं, जैसे एक फूल के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक फूल, उसी फूल के परागकण उसी पुष्प की वर्तकाग्र पर पहुंच जाएं, तो वो भी स्वपरागण है। या ऐसा भी हो सकता है, एक पुष्प के परागकण है उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की वर्तकाग्र पर पहुंच जाएं। ठीक है, इसका मतलब पेड़ तो एक ही हो गया, एक पेड़ पर बहुत सारे फूल खिलते हैं और एक फूल के परागकण दूसरे फूल की वर्तकाग्र पर जाएं, तो वो भी क्या कहलाता है? स्वपरागण कहलाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए है। एक फूल के परागकण उसी पुष्प की वर्तकाग्र पर जाएं, या एक पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की वर्तकाग्र पर यदि पहुंचते हैं, तो ये क्रिया क्या कहलाती है? स्वपरागण कहलाती है। ठीक है, अब देखो, जो स्वपरागण होता है, स्वपरागण में अलग अलग प्रकार की क्रिया होती हैं, और अलग अलग प्रकार की क्रिया कौन कौन सी होती हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसे अलग अलग प्रकार के लक्षण होते हैं, अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होती हैं, और अलग अलग प्रकार की हुई दो क्रिया हो गई। और दो क्रिया कौन सी हैं? एक पहली जो क्रिया है, यहां पर हम सबसे पहला जो पढ़ेंगे है स्वपरागण, और इस स्वपरागण में सबसे पहले नंबर पे हम पढ़ेंगे स्वक युग्मन। और स्वक युग्मन जो पढ़ेंगे, तो स्वक युग्मन में क्या होता है कि एक पुष्प जो होता है, स्वक युग्मन, जिसको अपन क्या सकते हैं? ऑटोगेमी। क्या कह सकते हैं? ऑटोगेमी है। ऑटोगेमी का मतलब क्या हो गया कि एक जो पुष्प है, उस एक पुष्प के परागकण यदि उसी पुष्प की वर्तकाग्र पर पहुंच रहे हैं, तो एक पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प की वर्तकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? स्वक। टॉपिक के बारे में बात करते हैं दूसरा है, जिसको बोलेंगे अपन सजात पुष्पी परागण। ठीक है, और सजात पुष्पी परागण का मतलब होता है गैटोगेमी। ठीक है, क्या है हमारा? गैटोगेमी। और गैटोगेमी का मीन्स क्या होता है कि जब एक जो पुष्प होता है, उस पुष्प के जो परागकण होते हैं उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की वर्तकाग्र पर पहुंचते हैं, तो वो क्या कहलाता है? सजात पुष्पी परागण। तो स्वपरागण के दो प्रकार हो गए। कौन कौन से प्रकार? स्वक युग्मन, ऑटोगेमी, और दूसरा हो गया अपना गैटोगेमी। ऑटोगेमी का मीन्स क्या हो गया? एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तकाग्र पर जा रहे हैं, ऑटोगेमी कहलाता है। गैटोगेमी क्या हो गया? एक पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प की वर्तकाग्र पर यदि पहुंचते हैं, तो वो क्या कहलाता है? सजात पुष्पी परागण। अब देखिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं कि स्वपरागण की जो क्रिया होती है, उस स्वपरागण की क्रिया के लिए क्या क्या अनुकूलन, एडेप्टेशन की क्या होती है आवश्यकता, कि पादप में कौन कौन से एडेप्टेशन होने चाहिए, कौन कौन से अनुकूलन होने चाहिए, जिन अनुकूलनों के आधार पर उन पादपों में क्या स्वपरागण की क्या होती है। अब अपना अगला टॉपिक अपन बात करते हैं स्वपरागण के लिए अनुकूलन है। इसका मतलब है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए अपन एडेप्टेशन अपन पढ़ेंगे कि स्वपरागण के लिए कौन कौन से क्या पाए जाते हैं? अनुकूलन पाए जाते हैं। कौन कौन सी विशेषता किसी पादप में उपस्थित होंगी, उन विशेषताओं के आधार पर वो पादप स्वपरागण की क्या करता है? क्रिया। सबसे पहले नंबर पे देखो, उभयलिंगता है। उभयलिंगता का मतलब होता है, जैसे आपने पहले भी मैंने आपको बताया था, उभयलिंगी है। एक तो होता है पादप एक लिंगी है, और एक होता है द्विलिंगी या उभयलिंगी। इसका मतलब ऐसे पुष्प जिनमें स्त्री केशर और पुंकेसर दोनों ही क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, है।
उन पादपों में क्या होती है, इसका मतलब ऐसे पुष्पों को अपन क्या बोलते हैं, उभयलिंगी बोलते हैं या द्विलिंगी कहते हैं। और उन पुष्पों में ज्यादातर संभावना ये होती है कि उनमें क्या होता है, स्वपरागण की क्या होती है क्रिया। जैसे आपने मटर, लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की अपन बात करें तो उन पादपों में इसका मतलब उनके जो पुष्प होते हैं, बहुत सारे पादप हैं उनके पुष्प द्विलिंगी होते हैं, लेकिन लेग्यूमिनेसी कुल में सबसे ज्यादा व्यापक विविधता होती है। और उनमें क्या होता है कि जो मटर है, मटर कुलीय जो पादप हैं, उनमें स्त्री केसर और पुंकेसर एक ही पुष्प में है। और संभावना ये रहती क्योंकि उनके वर्तिकाग्र है और दूसरी तरफ से परागकोश लेवल, इनका जो लेवल होता है वो एक होता है। जैसे आपने वहां पर आपने पढ़ा होगा, जैसे इस प्रकार ये है आपकी क्या वर्तिकाग्र, इधर से परागकोश जाते हैं तो उनका लेवल एक है। और एक लेवल होने का फायदा क्या है, पराग कोश से परागकण निकलते हैं तो सीधे कहां पर पहुंच जाते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट फायदा होता है, जिससे कि स्वपरागण की जो क्रिया होती है वो अच्छी तरीके से क्या हो जाती है, संपन्न। क्योंकि अगर ये डिफरेंस हो, जैसे वर्तिकाग्र ऊपर हो, पराग कोश नीचे हो, तो भी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन इनका लेवल एक होता है और लेवल एक होता है तो परागण की क्रिया बहुत अच्छी तरीके से, स्वपरागण की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। तो उभयलिंगता है वो ज्यादातर किसमें, मटर या मटर कुल के जो पादप होते हैं उनमें उभयलिंगता की क्रिया बहुत अच्छी तरीके से पाई जाती है। अब देखो दूसरे नंबर पे अपन बात करते हैं समकाल परिपक्वता, इसका मतलब होमोगेमी। अब समकाल परिपक्वता क्या होती है, तो समकाल परिपक्वता का मीन्स होता है कि सम का मतलब समान, काल, काल का मतलब अवधि, कि यदि किसी पुष्प के स्त्री केसर और पुंकेसर समान समय पर परिपक्व हो रहे हैं तो वो एक सबसे अच्छा विकल्प होता है किसके लिए, स्वपरागण के लिए। क्यों, क्योंकि उधर स्त्री केसर और इधर पुंकेसर यदि एक समय पर डेवलपमेंट दोनों का होगा, दोनों पूर्ण रूप से विकसित हो जाएंगे तो स्वपरागण अच्छी तरीके से संपन्न होगा। यदि अलग अलग समय पर ये विकसित होते हैं तो स्वपरागण की क्रिया अच्छी तरीके से संपन्न नहीं होगी। तो स्वपरागण के लिए सबसे अच्छा विकल्प क्या मिला, समकाल परिपक्वता। समकाल परिपक्वता का मतलब आप समझ गए होंगे कि एक समय पर स्त्री केसर और पुंकेसर का क्या होना, परिपक्व होना। इसके बाद देखो तो ये ऐसी जो क्रिया है, जैसे सदा बहार का जो पादप होता है, आपने वो छोटा सा अपने घरों में सजावट के रूप में लगाते हैं, उसमें देखा होगा गुलाबी कलर के जो फूल आते हैं, वो जो होते हैं उनमें क्या होती है, समकाल परिपक्वता होती है। इसके बाद देखो अनुन्मीलिता है, क्लेशिटोगेमी। इसका मीन्स क्या होता है, जैसे आपने कनकोआ है, उस पादप में अनुन्मील्य पुष्प पाए जाते हैं। दो प्रकार के पुष्प आते हैं उसमें, एक तो होता है अनुन्मील्य और एक होता है उन्मील्य। अब अनुन्मील्य हमको अपने सिलेबस में पढ़ना है, उन्मील्य और अनुन्मील्य में दोनों के बारे में आपको बता रहा हूं। अनुन्मील्य उसमें कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं खिलते है, इसका मतलब सारी क्रिया डेवलपमेंट होती है, स्त्री केसर पुंकेसर सभी डेवलपमेंट होता है, सभी कार्य की संपन्न होती है, लेकिन वो पुष्प खिलते नहीं हैं। और जब पुष्प खिल नहीं रहे हैं तो कितना अच्छा वो है कि पुष्प के अंदर जब परागकोशों का डेवलपमेंट होता है तो वो सीधे कहां पर पहुंच जाते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, वहीं उनमें परागण की क्रिया हो जाती है। और वही परागण की क्रिया होने के बाद वहीं पर उनमें फर्टिलाइजेशन की क्या होती है, क्रिया हो जाती है। तो यहां पर आपने पढ़ा होगा क्या, कनकोआ, ठीक है। तो तीन, इसका मतलब है स्वपरागण के लिए तीन अपने लिए कितने अच्छे लक्षण मिले। पहला उभयलिंगता है, अनुकूलन, दूसरा समकाल परिपक्वता और तीसरा हमारे पास क्या मिला, अनुन्मील्यता है। इसके बाद मैंने अभी बताया था उन्मील्यता। उन्मील्यता का मतलब है इसी पादप में, कनकोआ प्लांट जो होता है इस पादप में ही ऐसे पुष्प भी खिलते हैं, इसका होते हैं जो खिल जाते हैं। तो खिलने वाले पुष्पों में तो स्वपरागण भी हो सकता है और परपरागण की क्रिया भी क्या हो सकती है, संपन्न हो सकती है। तो ये तीन अगर हमको किसी पादप में
स्वयं परागण की क्रिया हमको यदि संपन्न करानी है तो उस स्वयं परागण की क्रिया को कराने के लिए 3 प्रकार के एडेप्टेशंस की हमको 100% क्या होगी आवश्यकता। अगर ये एडेप्टेशंस उसमें उपस्थित नहीं है तो कभी भी स्वयं परागण सेल्फ पॉलिनेशन कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। ये सिर्फ इन्हीं परिस्थितियों में पॉसिबल हो सकता है। इसके बाद देखिए हमारा स्वयं परागण जो है उसके बारे में अपन को जानकारी प्राप्त हो गई है, उसके प्रकारों के बारे में भी आपने पढ़ लिया, उसके अनुकूलनों के बारे में भी आपने पढ़ लिया। अब दूसरे पॉइंट में अपन पहुंचते हैं बच्चों। अब अपन दूसरा पॉइंट बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारे पास क्या, परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है कि जब कोई भी एक पुष्प है, उस पुष्प के जो परागकण होते हैं उन परागकणों का एक पुष्प से किसी अन्य पादप के पुष्प तक पहुंचना। इसका मतलब पुष्प भी 2 होंगे और प्लांट भी कितने होंगे, 2, क्योंकि 2 अलग अलग प्लांट हैं तो उनकी जो जीनीय संरचना है वो भी बिल्कुल कैसी होगी, डिफरेंस हो जाएगी। और जीनीय संरचना डिफरेंस हो जाएगी तो इसका मतलब अलग अलग पादपों के बीच में परागण की क्रिया का संपन्न होना, वो क्या कहलाता है, परपरागण। तो आप देखिए हम परपरागण के बारे में आपको पता चल गया है। परपरागण जो होता है, अब अपन ये देखें कि जो परपरागण जो होता है उन परपरागण के लिए किसी पुष्प में, क्योंकि स्वयं परागण की जो क्रिया होती है वो अपनी जगह बढ़िया है, परपरागण की जो क्रिया होती है वो अपनी जगह बढ़िया होती है। क्योंकि स्वयं परागण की क्रिया यदि किसी प्लांट में हो रही है, सभी पादपों में यदि स्वयं परागण की क्रिया होती रहे तो स्वयं परागण की क्रिया से प्लांट की जीनीय संरचना कभी भी डिफरेंस नहीं होती है तो उसमें विभिन्नताएं नहीं आती हैं, और विभिन्नताएं नहीं आती हैं तो वो प्लांट्स इतने अच्छे नहीं होते। तो इसलिए किसकी आवश्यकता होती है, परपरागण की भी आवश्यकता होती है। स्वयं परागण की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि हमको लक्षणों को नहीं बदलना। परपरागण की आवश्यकता क्यों है, हमको लक्षणों को बदलना है। तो दोनों अपनी जगह क्या रखते हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो देखिए परपरागण में आपको पता चल गया 2 अलग अलग पादप के पुष्पों के बीच में परागण की क्रिया का संपन्न होना क्या कहलाता है, परपरागण कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं परपरागण के अनुकूलनों के बारे में। अपन क्या करते हैं, अब देखिए बच्चों, अपन बात करते हैं परपरागण के लिए अनुकूलनों के बारे में। अब परपरागण के अनुकूलन क्या है, तो उनमें देखिए परपरागण के अनुकूलन, सबसे पहला अनुकूलन है हमारे पास स्वयंबंधिता। अब स्वयंबंधिता है सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब क्या होता है कि स्वयं का मतलब स्वयं के लिए बंधिता होना। इसका मतलब जब किसी एक पुष्प के परागकण जो होते हैं और यदि उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर यदि वो पहुंच जाए तो वहां पर वो बिल्कुल भी अंकुरित नहीं होते। तो ऐसी जो क्रिया होती है उस क्रिया को अपन क्या बोलते हैं, स्वयंबंधिता बोलते हैं। और स्वयंबंधिता की जो क्रिया होती है, जैसे आपने पिटूनिया है, जो धतूरा जो होता है उस टाइप का एक गुलाबी कलर का एक फूल होता है, उसका जो प्लांट होता है उसमें क्या होती है, स्वयंबंधिता पाई जाती है। इसका मतलब यदि एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर यदि वो पहुंच गए और वहां पर वो बंधे रहते हैं, इसका मतलब वो वहां पे जाके अंकुरित नहीं होते, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी स्वयंबंधिता कहलाती है। स्वयंबंधिता के बाद अब अपन बात करें क्या, एक लिंगता। एक लिंगता का मतलब होता है कि प्लांट जो होता है वो एक लिंगी हो। प्लांट कैसा हो, एक लिंगी। अब एक लिंगी जो प्लांट होता है तो उसमें सिर्फ एक ही प्रकार के लिंग के क्या आएंगे, पुष्प, या तो नर होंगे या क्या होंगे, मादा। तो उसके लिए किसका होना जरूरी है, इसका मतलब परपरागण का होना 100% क्या होगा। तो पता चल गया इसका किसके बारे में, एक लिंगता के बारे में। और एक लिंगता के बारे में आपने जैसे काफी सारे आपने यहाँ पे वो ऐसे देखे होंगे और उनमें आपने देखा होगा, जैसे हिया है, तोरई है, ऐसे पुष्पों के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की होगी और उन सभी में एक लिंगता होती है। इसका मतलब
एक ही प्रकार के लिंग के उसमें पुष्प होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कौला है या घिया है, तोरई है, उनकी जो बेल होती है उसमें नर पुष्प बिल्कुल अलग होता है और मादा पुष्प बिल्कुल क्या होता है, अलग होता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे अपन चलते हैं भिन्न काल परिपक्वता। भिन्न काल परिपक्वता का मीन्स क्या होता है? भिन्न काल परिपक्वता का मतलब होता है, भिन्न का मतलब डिफरेंस, अलग अलग काल। इसका मतलब दो प्रकार की यहाँ पे क्रिया होती हैं। एक तो होती है पुंपूर्वता। पुंपूर्वता का मतलब होता है पुंकेसरों का स्त्री केसर से पहले डेवलपमेंट होना। दूसरा होता है स्त्री पूर्वता। स्त्री पूर्वता का मतलब होता है जो मादा युग्मक जो होता है उसका नर युग्मक से पहले डेवलपमेंट होना, वो क्या कहलाता है? अपना भिन्न काल परिपक्वता। तो दोनों अलग अलग प्रकार की कैटेगरी हो गई। इसका मतलब भिन्न काल परिपक्वता में सबसे पहले नंबर पे क्या है? पुंपूर्वता। पुंपूर्वता में इसका मतलब होता है पुंकेसर का स्त्री केसर से पहले क्या होना? डेवलपमेंट होना। और पुंकेसर का स्त्री केसर से डेवलपमेंट पहले होता है पुंपूर्वता। और पुंपूर्वता की जो स्थिति होती है, पुंपूर्वता की जो स्थिति होती है वो मिलती है किसमें? सूरजमुखी है। सूरजमुखी जो होता है, प्लांट जो होता है, उसमें पुंपूर्वता की स्थिति पाई जाती है। और पुंपूर्वता का मतलब आपको पता चल गया होगा, पुंकेसरों का स्त्री केसर से पहले डेवलपमेंट होना। इसमें दूसरी एक क्रिया हुई। दूसरे नंबर पे क्रिया क्या होती है? स्त्री पूर्वता। क्या? स्त्री पूर्वता। और जैसे आपने देखा होगा पीपल, बरगद। स्त्री पूर्वता, स्त्री पूर्वता का मतलब आपको पता चल गया होगा क्या होता है कि मादा युग्मक का है, इसका मतलब जो वर्तकाग्र होती है वो किससे? पराग कोशों से पहले क्या हो जाती है? डेवलपमेंट कर जाती है। और ऐसी स्थिति किसमें मिलती है? पीपल है, बरगद है, चंपा है, ऐसे प्लांटों में ये विशेषता पाई जाती है। तो भिन्न काल परिपक्वता हमारी कितने टाइप्स की हो गई? 2 टाइप्स की। और 2 टाइप्स की में कौन कौन से? पहले नंबर पे पुंपूर्वता और दूसरे नंबर पे क्या है? स्त्री पूर्वता। दोनों का आपको पता चल गया। इसके बाद देखो चौथे नंबर पे अपन चलते हैं जिसको बोलते हैं हर्कोगेमी है। जैसे आपने देखा होगा आक है, आक का जो पादप होता है और उस पादप में बिल्कुल अलग ही प्रकार की विशेषता पाई जाती है। उसका पुष्प और पुष्प में परागकोश और वर्तिका की स्थिति ऐसी होती है, होते बिल्कुल एक ही अक्ष पर हैं, लेकिन परागकोश से निकलने वाले जो परागकण हैं उसी की वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाते। वहां पर एक ऐसी प्रकार की विशेषता होती है, जैसे ये वर्तिकाग्र है तो इस टाइप में, तो परागकोश की जो स्थिति होती है वो इस टाइप में। इसका मतलब उसका जो स्फुटन होता है, तो स्फुटन होने के बाद तो परागकोश में से का स्फुटन होगा तो परागकण बाहर निकलेंगे, तो वर्तिकाग्र तो रह जाती है कहां? ऊपर। अक्ष एक ही है दोनों का, लेकिन जैसे रोड लाइट की अपन बात करें, खम्मा सीधा होता है, साइड में से इस प्रकार होती है, तो जो परागकण होते हैं उसकी जो स्थिति होती है जैसे ऐसे इस टाइप में है। ये तो रोड लाइन का हो गया। तो प्रकाश कहां की ओर आता है? इसमें से नीचे की ओर। प्रकाश यहां से ऊपर की ओर नहीं जाता, कहां की ओर आ रहा है? नीचे की ओर। तो इसी प्रकार आपके वहां पे मिलती है। तो इसका मतलब ये वर्तिकाग्र, ठीक है, और उसी अक्षर पे क्या है? परागकोश है। लेकिन परागकोश का स्फुटन ऐसा होता है कि परागकण कहां गिरते हैं? नीचे। उसको बोलते हैं हर्कोगेमी। इसका मतलब सामान्य भाषा में कह सकते हैं हरामखोर पुष्प है। हरामखोर का मतलब उसी पुष्प के परागकण उसी की वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आंख में इस प्रकार की अपने को क्या मिलती है? विशेषता। इसके बाद 5वें नंबर पे अपन बात करते हैं जिसको बोलते हैं विषम वर्तिका, हेटेरोस्टाइल। विषम वर्तिका, इसका मतलब होता है कभी कभी अपन को ऐसी स्थिति भी मिलती है कि कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें स्त्री केसर और पुंकेसर अलग अलग अक्ष पर क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। और अलग अलग अक्ष पर उपस्थित होने से उनमें परागण की क्रिया संपन्न नहीं हो सकती। जैसे अपन बात करें कि स्त्री केसर ऊपर हो जाए और पुंकेसर कहां रहे? नीचे, या तो क्या होगा? स्त्री केसर ऊपर और पुंकेसर कहां है? नीचे, तो उनमें परागण की क्रिया संपन्न नहीं हो सकती।
क्यों? क्योंकि परागकोश से परागकण जो निकलेंगे कहां पे गिरेंगे? नीचे गिरेंगे, वो वहां तक नहीं पहुंच सकते। तो ऐसी स्थिति में ही कौन सी क्रिया होती है? पर परागण की क्रिया पाई जाती है। तो इनमें यहां पर हमने पर परागण के लिए क्या पढ़े थे? अनुकूलन। और अनुकूलन कितने पढ़े थे अपन ने? 5। स्वयंबद्धता, स्वयं के परागकण अपनी ही वर्तिकाग्र पर जाकर अंकुरित नहीं होते। एक लिंगता, इसका मतलब प्लांट जो है उसमें पाए जाने वाले फूल या प्लांट ही एक लिंगी है, इसका मतलब एक लिंगी पादप है। तीसरे नंबर पे भिन्नकाल परिपक्वता, इसका मतलब स्त्री केसर और पुंकेसर अलग अलग समय पर क्या हो रहे हैं? परिपक्व हो रहे हैं। और चौथे नंबर पे हरकोगेमी, इसका मतलब वर्तकाग्र और परागकोश की स्टाइल ऐसी होती है, एक अक्ष पर होते हुए भी परागण की क्रिया को संपन्न नहीं करा पाती। विषम वर्तिकाग्र, विषम वर्तिकाग्र का मतलब आपको पता चल गया है कि वर्तिका और परागकोश की स्थिति बिल्कुल अलग अलग होती है। इसका मतलब वर्तिकाग्र तो होती है ऊपर और परागकोश कहां पे होते हैं? नीचे। तो अभी परागण की क्रिया संपन्न नहीं होती, इसके लिए किसी ना किसी कर्मक की क्या होती है? आवश्यकता। तो ये हो गए हमारे परागण के लिए, पर परागण के लिए विभिन्न प्रकार के अनुकूलन। यदि ये सभी अनुकूलन प्लांट में उपस्थित हैं तो उनमें पर परागण की क्रिया क्या हो रही है? अगले पॉइंट की ओर चलते हैं और अगला पॉइंट क्या है हमारा? परागण की विधियां। किसकी? पर परागण की क्या है? विधियां। किसकी मेथड पढ़ रहे हैं हम? क्रॉस पॉलिनेशन मेथड के क्रॉस पॉलिनेशन की कौन कौन सी विधियां होती हैं जिनके द्वारा ये क्या होता है? संपन्न होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? वायु परागण। किसके बारे में? वायु परागण है। तो देखो, वायु परागण, वायु परागण का मतलब होता है यदि परागण की जो क्रिया होती है वो किसके द्वारा संपन्न हो रही हो? हवा के द्वारा यदि वो संपन्न हो रही है तो ऐसा परागण क्या कहलाता है? वायु परागण कहलाता है। और वायु परागण की जो प्रक्रिया होती है, जैसे बाजरा, गेहूं, मक्का, ऐसे जो प्लांट हैं उन प्लांटों में वायु परागण की क्रिया संपन्न होती है। क्यों? क्योंकि इनमें आपने देखा होगा वायु परागण की क्रिया किन पादपों के लिए बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होती है? इसका मतलब ऐसे पुष्प जिनके परागकण छोटे होते हैं या पुष्प छोटे होते हैं तो सारी स्थितियां बिल्कुल कैसी होती हैं? छोटी होती हैं। और जिससे कि हवा के द्वारा परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर आसानी से क्या हो जाए? पहुंच जाए। जैसे मक्का में आपने देखा होगा, आपको नोट्स में डायग्राम भी बनाया हुआ है। और आपने देखो मक्का का जो पुष्प होता है उभयलिंगाश्रयी होता है। उभयलिंगाश्रयी का मीन्स होता है उसमें क्या स्थिति होती है? जैसे ये प्लांट है, ठीक है, तो यहां पर इस स्थिति पर उसमें आता है मादा पुष्प, यहां पर उसमें आते हैं नर पुष्प। उभयलिंगाश्रयी का मतलब क्या होता है? एक पादप में दो प्रकार के पुष्पों का आना। इसका मतलब पुष्प एक लिंगी होता है लेकिन पादप उभयलिंगी होता है, तो उसको बोलते हैं उभयलिंगाश्रयी। तो मक्का में इस प्रकार की विशेषता होती है। ये कौन सा पुष्प है? नर, और ये कौन सा पुष्प है? मादा। तो यहां से जो परागकण होते हैं इसका मतलब परागकण हवा ऊपर से गिरेंगे, हवा उनको बहाकर ले जाती है। तो मक्का का जो मादा पुष्प होता है जिसको भुट्टा बोलते हैं, तो उसमें से आपने देखा होगा रोएदार संरचना निकली होती है जिनको अपन क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिका और वर्तिकाग्र जो होती है तो वो रोएदार संरचना होती है, परागकणों को ग्रहण करने का क्या करती है? कार्य। ऐसे ही गेहूं, और इनमें आपने देखा होगा बाजरा है, बाजरे की जो बाली आपने देखी होगी तो उसके ऊपर एक पाउडर सा जो लगा रहता है तो वो उसका पुष्प है, और उस पुष्प में छोटे छोटे क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं। जैसे इन दिनों में देखा होगा हवा चलती है तो एक बाल दूसरे बाल से टकराती है, तो टकराने से एक पुष्प के परागकण दूसरे परमा तक पहुंच जाते हैं या हवा के माध्यम से उड़कर वहां पर पहुंच जाते हैं। तो यह हो गया हमारा कौन सा? वायु परागण। वायु परागण के बाद दूसरा अपन पढ़ेंगे क्या? जल परागण है। आपने पढ़ा होगा वेलिस
नेरिया। कौन सा? वेलिसनेरिया। जलीय जो पादपों में परागण की जो, इसका मतलब बिल्कुल जल के अंदर जो पादप पाए जाते हैं तो उनमें होने वाली जो परागण की क्रिया होती है, जल से होने वाली परागण की क्रिया जल परागण कहलाती है। तो वेलिसनेरिया प्लांट की यदि अपन बात करें तो ये प्लांट बिल्कुल जैसे ये पानी का लेवल है बिल्कुल यहाँ पे क्या भरा हुआ है? पानी। ठीक है, यहां तक अपना बिल्कुल पानी भरा हुआ है। तो ये प्लांट जो होते हैं वो कहां पे उगते हैं? बिल्कुल यहाँ। इसका मतलब यहां से इसकी जो पत्तियां हैं इस प्रकार फैली रहती हैं। इसमें भी विशेषता होती है कि इसका नर पुष्प प्लांट अलग होता है और मादा प्लांट बिल्कुल क्या होता है? अलग होता है। वेलिसनेरिया में जैसे देखो दोनों अलग अलग, जैसे इसको हमने बता दिया मादा, तो ये कौन सा हो गया? नर। तो इनमें क्या होता है? इस अक्ष पर ऐसे पुष्प जो होते हैं ऐसे खिलते हैं और इनमें इन जगह पर क्या पाए जाते हैं? नर पुष्प। ये हो गया कौन सा? नर पुष्प। और ये कौन सा हो गया? मादा पुष्प। अब क्या होगा? जब नर पुष्प होता है इसमें जब परागकोशों का स्फुटन होता है, उससे परागकण जब बाहर निकलते हैं तो वो परागकण बाहर निकलने के बाद यहां से कहां पे आते हैं? पानी की सतह पर आते हैं और पानी की सतह पर उनको कौन? मादा पुष्प ऊपर की ओर बिल्कुल खुला हुआ होता है, वो वहां पर उनको ग्रहण करने का क्या करता है? कार्य करता है। तो इसका मतलब है वायु परागण और जल परागण। वायु के द्वारा परागण की क्रिया होना वायु परागण कहलाता है, मक्का में आपने पढ़ लिया। जल के द्वारा परागण की क्रिया होना जल परागण कहलाता है। वेलिसनेरिया में जल के अंदर ही अंदर पादप होते हैं, नर पादप, जो नर पुष्प होता है उससे परागकण निकल के कहां पे पहुंचते हैं? मादा पुष्प के वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि परागकण बहुत हल्के होते हैं और यहाँ पर वो बिल्कुल कैसे तैरते रहते हैं। अब ये जो पादप होते हैं इनके पुष्पों की विशेषता होती है कि ये रंगीन कलर्ड नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनको किसी चीज को आकर्षित करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। ये गंधहीन होते हैं, रंगहीन होते हैं, कलरलेस है बिल्कुल। तो ऐसे पादप के जो पुष्प हैं उनको पादपों को इन पुष्पों के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद अगले उस पर चलते हैं। तीसरे नंबर की यदि अपन बात करते हैं तो वहां पर अपन बात करते हैं इसमें कीट परागण है। कौन सा परागण? कीट परागण। और कीट परागण क्या है? कीटों के द्वारा परागण की क्रिया का संपन्न होना। तो कीट परागण किनमें होता है? तो जो पुष्प कलर्ड हैं, जिनमें मकरंद ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो उनमें परागण की क्रिया जो होती है वो किनके द्वारा संपन्न होती है? कीटों के द्वारा क्या होती है? संपन्न। क्योंकि जो कीट होते हैं उनमें पराबैंगनी किरणों को देखने की क्या होती है? क्षमता होती है। तो उनको जो पुष्प होते हैं उनमें मकरंद ग्रंथियां होती है, उनमें से मकरंद निकलता है। गंध को ग्रहण करने के लिए कीट उस पुष्प के ऊपर जाता है। जैसे ही पुष्प के ऊपर कीट पहुंचता है तो वो उसके ऊपर घूमता है, निरीक्षण करता है कि मकरंद ग्रंथि कहाँ है। तो कीट के जो पैर होते हैं उनमें रोएदार संरचना होती है। तो उन रोएदार संरचनाओं से कौन चिपक जाते हैं? परागकण। जब वो परागकण उनके पैर से चिपक जाते हैं, वो कीट उड़कर जब उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प पर पहुंचते हैं तो वहां वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे और वर्तिकाग्र पर जब वहां पर जाकर वो पहुंचता है तो उनके पैरों में चिपके हुए जो परागकण होते हैं वो वहां पर उनकी वर्तिकाग्र पर जाकर क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। जैसे मधुमक्खी आपने देखी होगी, सरसों जब होती है तो एक फूल पर बैठती है, उसके बाद दूसरे फूल पर बैठती है, फिर तीसरे फूल पर बैठती है, तो वो क्या कराती है? पर परागण की क्रिया संपन्न कराती है। इससे बहुत अच्छा फायदा भी है क्योंकि सभी पुष्पों में कोई भी पुष्प ऐसा नहीं रहता जिसमें परागण की क्रिया संपन्न नहीं रही है। सभी में परागण होता है तो उत्पादकता में भी क्या होती है? वृद्धि। तो अपन बहुत सारे पुष्पों में जो रंगीन होते हैं, अपने बुक्स में एग्जाम्पल भी आपको नोट्स में कराया गया है। साल्विया। साल्विया में आप देख सकते हैं द्विओष्ठ है, इस टाइप में आपने पढ़ा है। उसका जो पुष्प है
इस प्रकार का आपने पढ़ा था, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे ये होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई कीट है, जैसे ये क्या है, कीट है। तो ये कीट इस पुष्प के जैसे ही अंदर प्रवेश करता है तो निचला जो ओष्ठ होता है, निचला जो दल जिनको बोलते हैं, तो इस पर दबाव डालता है। ये कौन सा हो गया, निचला ओष्ठ। इस पर जैसे वो दबाव डालता है तो ये सारे ऊपर वाले भाग होते हैं, यहाँ पे इसको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। यहां पर जब बैठता है तो ये जो भाग होते हैं, इसका मतलब है उसका जो पराग कोश है, और इसी जगह पर ये इसके क्या होते हैं, पराग कोश है। तो यहीं पर क्या है, वर्तिकाग्र है। तो पराग कोश और वर्तिकाग्र एक ही अक्ष पर यहां पर उपस्थित हो गई। तो यहां पर क्या होगा, जैसे आएंगे तो ये इस कीट के ऊपर भिड़ते हैं। जैसे आके बैठता है तो लंचिंग होती है, तो उससे क्या होता है, कुछ परागकण होते हैं वो किस पे, कीट की पंखों पर आकर चिपक जाते हैं। और ऑलरेडी पहले से कीट की पंखों के ऊपर जो परागकण चिपक रहे हैं वो कहां पर चिपक जाते हैं, वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं। तो पर परागण की क्रिया क्या होती है, संपन्न। इसी प्रकार पक्षियों द्वारा भी परागण की क्रिया होती है। पक्षियों द्वारा परागण, जैसे अनार, ऐसे आपने पुष्प जो देखे होंगे, तो छोटी छोटी जो चिड़ियाएं होती हैं वो परागण की क्रिया, जैसे चोंच से उसके अंदर के परागकणों को जो खाती हैं, तो परागकणों को जब दूसरे पुष्प के पास जाती है तो उनकी चोंच से परागकण चिपक जाते हैं। तो अगले पुष्प में जैसे ही अपनी चोंच को वो डालती हैं तो वहां पर वो परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचकर परागण की क्रिया को क्या कराते हैं, संपन्न। तो इसका लास्ट है अपना इसका मतलब जंतुओं द्वारा परागण। अब जंतुओं द्वारा परागण की क्रिया कैसे संपन्न होती है, आपने देखा होगा चमगादड़। चमगादड़ जो होता है, बैट चमगादड़, तो ये क्या करता है कि रात्रि के दौरान, क्योंकि आपने देखा होगा इस पराध्वनि तरंगों के द्वारा ये गति करता है, उनके सुनकर ये आवागमन करता है, क्योंकि इसमें सुनने की क्षमता होती है इसका मतलब, लेकिन इसमें देखने की क्षमता नहीं होती। तो पराश्रव्य जो ध्वनि है उसके आधार पर गति करता है, ध्वनि छोड़ता चलता है। तो रात्रि के दौरान जब मौसम बिल्कुल शांत हो जाता है तो चमगादड़ परागण की क्रिया, उसका मतलब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर अपने भोजन को ग्रहण करने के लिए जाता है, क्योंकि उस समय उसके आवागमन में किसी प्रकार की कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होती। उसकी गंध ग्रंथियां जो होती हैं नाक में पाई जाती है वो बहुत तीव्रता से सक्रिय होती हैं। तो वो क्या करते हैं, पुष्प जो होते हैं जैसे बहुत सारे पादप हैं, जैसे आपने खिन्नी, ऐसे जो प्लांट्स आपने देखे होंगे, उन पर ये ज्यादातर जो जिन पर चिपके रहते हैं, तो वहां पर ये चमगादड़ क्या करते हैं, परागण की क्रिया संपन्न कराने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो ये हो गया वायु द्वारा परागण की क्रिया होना, वायु परागण है। जल द्वारा परागण की क्रिया होना, जल परागण। कीटों द्वारा परागण क्रिया होना, कीट परागण है। उसके बाद पक्षियों द्वारा परागण क्रिया होना, पक्षी परागण। और इसका मतलब है जंतुओं द्वारा परागण की क्रिया होना क्या कहलाता है, जंतु परागण। तो इस प्रकार परागण की क्रिया क्या होती है, संपन्न। तो आपने स्वयं परागण और परपरागण के बारे में पढ़ लिया। इसका मतलब आज आपने टॉपिक पढ़ा था परागण, और उस परागण में आपने पराग कणों को कहां तक पहुंचा दिया, वर्तिकाग्र तक है। तो पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। तो इसी के आधार पर या इसी के साथ यहां पर यह टॉपिक क्या होता है, संपन्न होता है। इसके बाद अगली वीडियो में अपन आपसे फिर मिलते हैं, और वहां पर हम क्या पढ़ेंगे, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, क्योंकि अब हमने पराग कणों को वर्तिकाग्र पर पहुंचा दिया है। अब वहां पर फर्टिलाइजेशन के लिए कैसी कैसी कार्य की होगी है, उस प्रक्रियाओं को वहां पर अपन पढ़ेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।